तो डीपीएसपी के बेसिक्स क्लियर हुए. पार्ट 4, 36 to 51 आर्टिकल, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, नॉन एनफोर्सेबल. ठीक है, दीज आर अमेंडेबल ऑल्सो. और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. अब हमने डीपीएसपीज को ब्रॉडली क्लासिफाई किया है into three categories. Broadly classified into three categories. The first one is the socialist principles. Socialist principle. The second one is the Gandhian principles. And the third one is the liberal intellectual principles. Socialist principles कौन से हुए? जो सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेलफेयरिज्म, ये प्रिंसिपल्स को जो प्रमोट कर रहे हैं उनको हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कहेंगे. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द गांधीयन प्रिंसिपल्स. तो गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? जो गांधीयन आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स जो गांधीयन आइडियोलॉजी या गांधीयन प्रिंसिपल्स पे जो फॉलो होते हैं उनको हम गांधीयन प्रिंसिपल्स कहते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है ये बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो विजडम से भरा हुआ है, उसमें विजडम है, उसका अपना कोई वर्थ है, दैट इज वाई उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसकी इंटेलेक्चुअल जो फीचर्स हैं उसकी इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो उस इन बेसिस पे जो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं उनको हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं. क्लियर? तो डीपीएसपी को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. ठीक है, अब हमने डीपीएसपी को सबको लिख दिया है 38, 39, 40 एंड अप टू 51, आर्टिकल 51. क्लियर? आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? आर्टिकल 38 बोलता है एक ऐसा प्रिंसिपल जो क्या कह रहा है कि हमें इंडिया को एक ऐसा सोशल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. एक इंडिया एज अ नेशन एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाए जहाँ वेलफेयरिज्म हो, सबका भला हो. ठीक है, सिर्फ एडवांटेजेस ग्रुप्स का ही भला ना हो, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स का भी भला हो. जैसे पुअर लोगों का भला हो, ओल्ड एज पीपल का भला हो, विमेन का भला हो, गर्ल्स का भला हो. ठीक है, एससीज एसटीज का भला हो. तो वेलफेयरिज्म करना है हमें, सबको समान मानते हुए हमें सबके साथ क्या करना है? वेलफेयर करना है, कॉमन गुड की तरफ जाना है, कॉमन गुड. ठीक है, वेलफेयरिज्म किसकी बात करता है? कॉमन गुड की बात करता है, सबका भला हो. ठीक है, आर्टिकल 38 किसकी बात कर रहा है? वेलफेयरिज्म को प्रमोट करने की, प्लस सोशल ऑर्डर जो कि कॉमन गुड पे बेस्ड हो. क्लियर? आर्टिकल 39 किसकी बात कर रहा है? कि हम सबको, सारे सिटीजन्स को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंश्योर कर पाए. गवर्नमेंट को, आने वाली गवर्नमेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबके पास लाइवलीहुड के लिए पूरा प्रोसीजर हो या एडिक्वेट मीन्स हो लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए लाइवलीहुड मीन्स हो. प्लस नो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना. सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? कि सबका भला हो, वेलफेयरिज्म हो. तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी, पैसा कुछ ही लोगों के हाथों में रहेगा. ठीक है, कुछ ही लोगों के हाथों में, कुछ ही ग्रुप के हाथों में रहेगा, तो क्या सबकी वेलफेयर हो पाएगा? सबका कॉमन गुड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो देयरफॉर हमें कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना है. ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना है. क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल. अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कैसे खत्म होगी? एक के हाथ में पैसा ना आ जाए, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. तो जो हायर इनकम वाले लोग होंगे, अच्छा खासा जिनका बिजनेस होगा, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, उस पर गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है. जिनकी ज्यादा इनकम होती है उन पर ज्यादा टैक्स लगता है, और जिनकी कम इनकम होती है उन पर कम या ना के बराबर टैक्स लगता है. तो हो क्या रहा है? जो हाई टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है, उन टैक्सेस से किसका भला हो रहा है? कॉमन पीपल का भला हो रहा है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? नो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ से हम, नो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ से क्या कर रहे हैं? वेलफेयरिज्म की पॉलिसी आगे चला रहे हैं. समझ में आया? गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करती है वो कैसे वेलफेयरिज्म कर रही है, कैसे कंसेंट्रेशन को अवॉइड कर रही है. क्लियर? आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है. गांधी जी, गांधीयन प्रिंसिपल है ये. गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी विजन क्या थी? कि विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए. उनको विलेज सिस्टम पे बड़ा प्राउड था, अपने जो इंडिया का विलेज सिस्टम था उस पर बहुत ज्यादा प्राउड था, और वो चाहते थे कि विलेज को सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाया जाए, सेल्फ गवर्नमेंट वहां पे प्रमोट की जाए. तो इसीलिए उन्होंने कहा था, फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए ये डायरेक्शंस थी कि विलेज पंचायत को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए. विलेज पंचायत क्या होती है? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर विलेजेस. क्लियर? एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट.
आर्टिकल 41 किसकी बात करता है? आर्टिकल 41 कहता है टू सिक्योर द वर्क इन एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस। ठीक है, हम एज अ नेशन वेलफेयरिज्म की बात कर रहे हैं, तो वेलफेयरिज्म में सबका भला करना है ना। जो अनएम्प्लॉयड है, जो ओल्ड एज में पहुंच गए हैं, या जो सिक पीपल हैं, उनका भी तो भला करना है ना। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज लेकर आती है, कैसे लॉज लेकर आती है जो कि इन लोगों का भला करे। जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स होती है, किसका भला कर रहे हैं हम लोग? ओल्ड एज पीपल का। हमें पता है कि पोस्ट मतलब एक एज के बाद हम रिटायरमेंट क्यों देते हैं लोगों को? क्यों देते हैं? क्योंकि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे लिए डायरेक्शन है कि हमें एक पर्टिकुलर एज के बाद लोगों को रेस्ट देनी है, उनको लेजर मिले, इसके लिए हमने उनको ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स में एनरोल करवाते हैं। क्लियर? सिकनेस के केस में कोई इंडिविजुअल अगर हैंडीकैप्ड है, तो हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, कुछ भी है, तो उस सिचुएशन में स्टेट क्या करती है? उसको उसकी एजुकेशन या उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है, रिजर्वेशन देती है। तो ये प्रिंसिपल, यही वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है आर्टिकल 41। ठीक है, टू सिक्योर द वर्क इन एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 किसकी बात करता है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। जस्ट, जायज और ह्यूमेन, ऐसी कंडीशंस लगाओ वर्क एरियाज में। ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, वर्क कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें जानवरों से तो अलग कर ही रही है ना। ह्यूमेन कंडीशंस रखो। ऐसा नहीं है कि 18 आवर्स तक आप लोगों से काम करवा रहे हो फैक्ट्रीज पे। तो ह्यूमेन कंडीशंस रखो, उनके लिए प्रॉपर वर्किंग आवर्स रखो, प्रॉपर ब्रेक टाइम रखो, शिफ्टिंग आवर्स रखो। तो इससे क्या कर रहे हैं हम? जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अब ये लॉ के थ्रू कैसे इन्फोर्स हो रहा है? जैसे कि हमने फैक्ट्री लॉज लाए हैं। ठीक है, फैक्ट्री लॉज में ये लिखा होता है कि इतना ही काम कराना है, इतना ब्रेक देना है, इतनी छुट्टियां देनी है। ठीक है, तो ये सब एनफोर्सेबल होते हैं कभी कभी थ्रू लॉज। जैसे फैक्ट्री लॉ से ये वाला इम्पोज हो रहा है। देन मैटर्निटी रिलीफ इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, पोस्टमार्टम जो टाइम होता है, उस सिचुएशन में विमेन को वर्क सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, वर्क सिक्योरिटी के लिए हमने मैटर्निटी रिलीफ की बात की थी। तो आज इसके लिए लॉ भी बन गया है। ये डायरेक्शंस थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डायरेक्शंस दी थी जो हमें विद टाइम फॉलो करनी थी। तो आज ये फॉलो हो रही है ना, कुछ हद तक फॉलो हो चुकी है, कुछ हो रही है। नेक्स्ट 43, आर्टिकल 43 किसकी बात करता है? द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी? वो चाहते थे कि हमारे इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। प्लस कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज जो फैमिली के कुछ मेंबर्स चला रहे हैं या कुछ फैमिलीज मिलकर चला रही हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि स्मॉल स्केल में ही पहले डेवलपमेंट हो जाए, लोग अपने ही लेवल पे एम्प्लॉयड रहे। तो उसके लिए हमने किसकी बात की थी? कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। तो आज क्या प्रमोट किया जाता है? यस, आज की गवर्नमेंट जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है, स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड